नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे और यूट्यूब चैनल में कई सारे वीडियोज देखे होंगे विमान शास्त्र पे, वैमानिका शास्त्र पे और भारद्वाज विमान शास्त्र पे। आज का वीडियो पूरी तरह से इस विमान शास्त्र पे डेडिकेटेड है कि कैसे ये विमान शास्त्र आधुनिक भारत को मिला। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 3500 साल से पहले जब सिंधु सभ्यता घाटी नष्ट हो गई तो उसके लिखित प्रमाण अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर उसके बाद 2500 साल से लेकर अब तक की जो गंगा वैली सिविलाइजेशन चल रही है उसमें कभी भी विमान शास्त्र की चर्चा नहीं थी। न तो सम्राट अशोक के समय में, न सम्राट विक्रमादित्य के समय में और न ही सम्राट हर्षवर्धन से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक। जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए तब भी इसकी चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं और जब पूरी दुनिया में विमान बनने लगता है, उसी समय अचानक से भारत में भी विमान शास्त्र की चर्चा होने लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, आपको पूरी तरह से अंदाजा लग जाएगा कि आधुनिक भारत में विमान शास्त्र कैसे आया। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी अचीवमेंट पे पहुंचता है, कोई आविष्कार या खोज करता है, तो उसे इजहार करने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल करता है। मोटे तौर पे हम इसे दो तरीकों में बांट सकते हैं। पहला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धि बताना, रिसर्च पेपर पब्लिश करना, साइंटिफिक फेयर में प्रदर्शनी इत्यादि। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटे तो हम पाते हैं धर्मों ने अपनी अचीवमेंट दिखाने के लिए षड्यंत्र का भी सहारा लिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कालिदास, जो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल होते हैं, अचानक से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्यों की रचना कर डालते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए, अरब में 1400 साल पहले एक शासक अपने सोच और मत को जनता पे स्थापित करने के लिए एक काल्पनिक चरित्र गैब्रियल को क्रिएट करता है। फिर खुद को अनपढ़ बताकर अपनी बकवासों को गैब्रियल के माध्यम से अल्लाह का संदेश बता देता है। और इसी तरह से ईसा को भी स्थापित करने के लिए एक बढ़ई के लड़के को ईश्वरीय शक्ति और गॉड का बेटा बताकर उसके मत विचार सोच को स्थापित कर दिया जाता है। जब से विज्ञान आया है, इसने प्रथम चरण को अपनाया, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, और इसी कारण से विश्वसनीयता बढ़ती गई और लोग इसके तरफ आकर्षित भी हुए, क्योंकि ये सत्य का रास्ता था। इसमें कोई धांधली नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं था। जबकि इसके बावजूद भी 18वीं और 19वीं सदी में भी धर्मों ने इसी तरह के षड्यंत्र करते रहे। आइए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, जो कि दूसरे तरीके यानी कि ईश्वरीय शक्ति के आधार पर विमान शास्त्र प्राप्त करने की घटना से रिलेटेड है। जी हाँ, ये कहानी है सुब्बाराव शास्त्री की, जिन्हें भारत में विमान शास्त्र लाने का श्रेय जाता है 19वीं सदी में। आइए देखते हैं उनके आत्मकथा के माध्यम से कि कैसे उन्हें विमान शास्त्र की प्राप्ति हुई, और फिर उसके बाद से हम साइंटिफिक तौर पे या जो रिसर्च टीम ने इस पे रिसर्च की थी उसके रिव्यू को जानेंगे। शास्त्री जी की आत्मकथा उनके ही सहयोगी MC कृष्णा स्वामी ने लिखी थी। उनके अनुसार शास्त्री जी का जन्म होसूर तालुक मद्रास स्टेट में हुआ था। 8 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई और कुछ ही समय में उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए। इस कारण से परिवार चलाने के लिए उन्हें अपने भाई और बहनों के साथ भीख भी मांगनी पड़ी। कुछ समय बाद वो अपने ससुर के यहाँ रहने लगे और उसके बाद फिर से अपने आप को स्थापित करने के लिए वहाँ से भी दूसरे शहर में चले गए। उसके बाद से स्थिति उनकी और भी बुरी हो गई। वहाँ पे उनके एक भाई और बहन स्मॉल पॉक्स से बीमार पड़ गए और जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। स्वामी जी खुद भी कई बीमारियों से पीड़ित हुए और जिस कारण से उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया। फिर उनके ब्रदर्स उन्हें छोड़कर आगे निकल गए और वो कई दिनों तक बहुत बुरी स्थिति में रहते हुए कोलार यानी कि कर्नाटका पहुंचे। वहीं पे उनकी मुलाकात एक संत से हुई जिनका नाम था गुरुजी महाराज। संत ने उनकी जो ये भयानक बीमारी थी उसे ठीक किया और साथ में ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। उसके साथ ही भौतिक कला निधि, जल तंत्र और विमान शास्त्र के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। उसके बाद शास्त्री जी अनायकल में चले आए और वहीं पे सेटल्ड हो गए और फिर अपने वाइफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन उन्हें कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए एक पुत्र को गोद में ले लिए जिसका नाम था वेंकटरामा शास्त्री। अब जिस तरह से शास्त्री जी ने अपने को आध्यात्मिक ज्ञान होने की प्राप्ति बताई थी, तो उनके आत्मकथा में ये बताया जाता है कि उसी के इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी, धनी उनके संपर्क में आए और उन लोगों ने उन्हें कई ट्रिप्स बॉम्बे के लिए आयोजित किए, जहाँ से उनने विमान शास्त्र के अलग अलग पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। तो देखिए, यहाँ से बात आ रही है कि शास्त्री जी ने पहली बार भारत में विमान शास्त्र को कलेक्ट किया और इसकी जानकारी उन्हें एक संत से मिली थी। ये बात ध्यान देने वाली है। और उससे पहले कभी भी भारत में विमान शास्त्र की चर्चा नहीं थी और ये घटना थी तकरीबन 1900 से लेकर 1919 के बीच में। कहानी आगे बढ़ती है। 1941 में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है और उनके जो करीबी सहयोगी थे वेंकटाचल शर्मा, वो उनके पांडुलिपियों के बिजनेस को संभाल लेते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते
जाते हैं। फिर 1944 में ये भारद्वाज विमान शास्त्र की पांडुलिपि बड़ौदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में चली जाती है। फिर यहाँ पे एक और किरदार आते हैं जोसेर। जोसेर भी शास्त्री जी के करीबी लोगों में से एक होते हैं और 1951 में एक इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च की स्थापना करते हैं और उद्घाटन के दिन एक प्रदर्शनी लगाते हैं जहाँ पे दुर्लभ पांडुलिपियों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पांडुलिपि 1944 में बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में गई थी उसमें कोई भी चित्र नहीं था, जबकि इस प्रदर्शनी में जो विमान शास्त्र की कॉपी दिखाई जाती है उसमें अचानक से चित्रों से सुसज्जित पांडुलिपि आ जाती है, यानी कि मिलावट हो जाती है। फिर 1959 में एक किताब छपती है बृहद विमान शास्त्र, जिसका क्रेडिट महर्षि भारद्वाज को दिया जाता है। महर्षि भारद्वाज भारतीयों में एक प्राचीन ऋषि के रूप में प्रचलित हैं, जिन्हें भारतीय इतिहास तो महत्व नहीं देता, लेकिन जो मान्यतावादी लोग हैं वो इन्हें यहाँ की प्राचीन ऋषि के रूप में स्थापित करते हैं। और फिर इस किताब के बाद 1973 में एक और किताब छपती है जिसका नाम होता है द विमानिका शास्त्रा, जो इंग्लिश में होती है और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं G.R. जोसेर। ये वही जोसेर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च की 1951 में स्थापना की थी। और इस किताब में ये खासियत होती है कि इसमें तरह तरह के रंग बिरंगे चित्र भी आ जाते हैं जो कि बृहद विमान शास्त्र में नहीं थे। और इसे भी, इस किताब का भी क्रेडिट महर्षि भारद्वाज को ही दिया जाता है और साथ में ये लिखा जाता है प्रोपाउंडेड बाय वनरेबल सुब्बाराया शास्त्री। चूंकि 1973 में एरोडायनेमिक्स काफी डेवलप हो चुका था और तरह तरह के मार्केट में मैकेनिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेस आ चुकी थी, तो उसके आधार पर इसमें जो चित्र बने होते हैं वो भी आधुनिक कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की तरह होते हैं। जैसे इस चित्र को आप देख सकते हैं, ये रुक्मा विमान के लिए बना है, फिर ये सुंदरा विमान के लिए बना है और इसी तरह से चित्रों से ये सुसज्जित हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं जो शास्त्री जी की जो एक्चुअल किताब थी जिसमें चित्र नहीं था, सिर्फ कुछ पांडुलिपियां थी, उसमें अचानक से मिलावट होके एक नई किताब विमानिका शास्त्र 1973 में आ जाती है। अब यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे राइट ब्रदर्स विमान उड़ाने का श्रेय ले चुके थे, वही भारत में 1973 में विमानिका शास्त्र लाने का क्या मतलब था। और साइंस में तो वास्तव में हमें एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देना होता है, तो इससे तो बेहतर होता कि ये जो थियरी प्रस्तुत कर रहे थे उस पे पहले एक विमान बनाकर ही प्रस्तुत कर देते, क्योंकि 1973 तक काफी डेवलपमेंट हो चुका था। और जहां तक रिसोर्सेस की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि जोसेर महोदय जो 1951 में एक इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च की स्थापना कर सकते थे, उनके पास फंडिंग की कमी हो। अगर पिछले 15 सालों की बात की जाए तो कई सारे भारतीय वक्ता जो कि स्वदेश के नाम पर ज्यादा मुखर रहे हैं, जिसमें कि राजीव दीक्षित भी हैं, उनने भी इन्हीं किताबों का हवाला देकर बहुत सारे स्टेटमेंट और बहुत सारे स्पीच दिए। मुझे लगता है कि उन्हें भी एक बार इन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए थी कि कैसे ये भारत में आए, इनका क्या इतिहास था, कैसे ये अस्तित्व में आए और क्यों ये थियरी के रूप में ही आ रहे थे, एक्सपेरिमेंट के रूप में क्यों नहीं। क्योंकि विज्ञान में कभी भी यह नहीं देखा जाता है कि कोई साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट का थियरी पब्लिश करा रहा हो। वो तो पहले एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट दिखाता है, फिर लोगों को जब बिलीव हो जाता है तो फिर उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर उसी तरह के करोड़ों लाखों इक्विपमेंट्स बनने लगते हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल उलट है। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो खड़े हुए और जिस तरह से इसमें एक शब्द वेद को भी इंक्लूड कर दिया गया कि ये जानकारी वेद से आई है, तो सभी लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ और कई सारी रिसर्च टीमें बनी जिनने इनके बारे में बहुत डिटेल से गहन अध्ययन किया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिसर्च टीम का कंक्लूजन क्या था और उनने रिसर्च के दौरान क्या क्या पाया। रिसर्च टीम जब शास्त्री जी के घर पहुंची तो शास्त्री जी तो थे नहीं, क्योंकि वो तो 1941 में ही एक्सपायर कर चुके थे। लेकिन रिसर्च टीम वेंकटांचल शर्मा जो कि उनके करीबी सहयोगी थे और उनकी पांडुलिपियों को सहेजने का काम करते थे, उन्हें और उनके पुत्र वेंकटरामा शास्त्री जो कि उनके एडॉप्टेड सन थे और एक और सहयोगी श्रीनिवासा लयंगर से इस मुद्दे पर बात किए और बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कशन के बाद इसका जो कंक्लूजन आया वो बिल्कुल ही हैरान करने वाला था, आंखें खोल देने वाला था। दरअसल हुआ ये था कि शास्त्री जी कभी किसी गुरु से मिले ही नहीं थे, बल्कि वो खुद ही टैलेंटेड बंदे थे और उन्होंने अपने इस टैलेंट को मैस्टिकल पावर बताकर भ्रम फैला दिया। दरअसल विमान शास्त्र में जो भी मंत्र लिखे गए हैं वो उन्हीं की देन थी, जिसे उनके करीबी सहयोगी शर्मा ने कलेक्ट किया और इस फुल टेक्स्ट को कॉपीज में अलग अलग जगहों पे पहुंचा दिया। यही कॉपी जब शर्मा जी ने लोगों में यह बात
बात फैलाई कि उन्हें अध्यात्म की प्राप्ति गुरुजी महाराज से हो गई है और इस कारण से उन्हें पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पे विमान शास्त्र है। तो वहां से जाकर उन्हें कलेक्ट कर लिए, जहाँ पे शर्मा जी ने पहले से ही इन्हीं के द्वारा बनाई गई विमान शास्त्र के मंत्र को पहुंचा दिया था। तो ये था पूरी कहानी का षड्यंत्र का हिस्सा। जांच आगे और बढ़ती है कि जो बृहद विमान में तरह तरह के मंत्र दिए गए हैं उसकी जानकारी शास्त्री जी को कैसे हो गई, जबकि वो अपने आत्मकथा में तो खुद को एक भिखमंगे बताते हैं और अचानक से इतने ज्ञानी कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है अनपढ़ नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुहम्मद और कालिदास की तरह खुद को अनपढ़ बताने की कोशिश की ताकि वो विमान शास्त्र को स्थापित कर सके। विमान शास्त्र लिखने के लिए उन्होंने एक इंजीनियर की भी हेल्प ली थी जिसका नाम था एलप्पा, और जो ड्राफ्ट्समैन था वही लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी कि उसी की हेल्प से 1900 से 1919 के बीच में उन्होंने एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग के अनुसार वह श्लोक लिखे थे। शास्त्री जी एक महान साइंटिस्ट बन सकते थे या अपने टीम के साथ वो ख्याति प्राप्त कर सकते थे, लेकिन पता नहीं उनमें कौन सा डर था या धर्म का लोभ था कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। दरअसल ये वो समय था जब पूरी दुनिया में साइंस आ चुका था और सभी लोग साइंस के अनुसार अलग अलग देशों में एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कभी किसी देश के साइंटिस्ट को उसमें सफलता मिलती तो कभी किसी दूसरे देश को। जैसे एग्जाम्पल के लिए इटली में मार्कोनी उसी दौरान वायरलेस रेडियो पे काम कर रहे थे और भारत उस समय चूंकि गुलाम था, फिर भी भारत के ही एक साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु भी उसी पे काम कर रहे थे। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण यह अचीवमेंट मार्कोनी को मिल गया और इसके कारण से 1909 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने सत्य का रास्ता अपनाया, उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने काम पर आगे बढ़ते रहे और फिर उन्होंने कैस्कोग्राफ बना डाला। यह कैस्कोग्राफ किसी भी पेड़ पौधों में ग्रोथ और उनके स्टिमुलेशन को पहचान सकता था। तो इस तरह से उन्होंने सत्य के रास्ते से जाकर दुनिया में नाम कमाया और भारतीयों का नाम ऊंचा किया। सुब्बाराव शास्त्री भी उस मॉडल को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करते। हो सकता है कि साइंटिस्ट उस पे भी रिसर्च करते और प्रयास करते, क्योंकि विज्ञान का यही तो नियम है कि हम उस पे प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, फिर प्रयास करते हैं और इसी तरह करते करते आगे बढ़ते हैं। जबकि हुआ ये कि इन्होंने उसे धर्म में घुसेड़ दिया, जबरदस्ती भारद्वाज नामक ऋषि के नाम से जोड़ दिया, अलग अलग जगहों पे पहुंचा दिया, फिर खुद जाकर लेकर आए और बता दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उन्हें प्राप्त हुआ है। और इस तरह के षड्यंत्र से उन्होंने एक रिसर्च प्रक्रिया को भ्रमित कर रोक दिया और वही भ्रम अभी तक फैला हुआ है। हाल ही में 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट से एक पीएचडी स्कॉलर ने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से फेल हो गया। जबकि जो लोग खुद को सांत्वना और तसल्ली देना चाहते हैं वो लोग इसी मॉडल को देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी। वास्तव में ये तो राइट ब्रदर्स के समय की बात है, ये तो 116 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। तो इसीलिए हम इसे अचीवमेंट नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम लोग अभी भी भ्रमित हो रहे हैं। अगर उसे बना भी लिया जाए तो भी एक प्रोटोटाइप ही रह जाएगा और उससे कुछ भी नहीं होने वाला, जबकि आधुनिक विज्ञान उससे सैकड़ों साल आगे चला जा चुका है। जरूरत है आधुनिक विज्ञान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा देश भी, न कि झूठी मिथ्या गर्व करके हम भ्रमित रहें और लोगों को भी भ्रमित करते रहें। आइए मैं आपको आईआईएससी बेंगलुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिसर्च पेपर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने पहले सर्च कर लिया CPGL IISc, ये रहा, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर का है और इसी में यहाँ पे पब्लिकेशंस दी हुई है। पब्लिकेशन में क्लिक करके हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ढेरों सारे पब्लिकेशन दिए हुए हैं। चूंकि ये 1974 की पब्लिकेशन की है तो ये देखिए यहाँ पे 1965 से लेकर 1974 के बीच की पब्लिकेशंस दी हुई है। इसी में यहाँ पे HS मुकंदा, SM देशपांडे, HR नागेंद्रा रिसर्चर्स हैं और इनकी पेपर है अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क वैमानिका शास्त्रा साइंटिफिक ओपिनियन 1974। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो सभी तर्कशील साथियों को समर्पित है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि विज्ञान के नाम पे जो धर्म की दुकानें चल रही हैं और जिस तरह से इसका दुष्प्रचार हो रहा है उसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, क्योंकि विज्ञान ही मानव सभ्यता का भविष्य है और इसी से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।